स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनिवार्य खनिज तत्वों के वर्गीकरण की, और हमने ये देखा था कि मात्रा के आधार पर अनिवार्य खनिज तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। कार्यों के आधार पर अनिवार्य खनिज तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। 17 अनिवार्य खनिज तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये 17 खनिज तत्व जो अनिवार्य होते हैं, पौधों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। इनमें से जो 9 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको बृहत पोषक तत्व कहते हैं। बृहत पोषक तत्व ये पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। आयरन, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, जो ये 8 तत्व हैं, इन्हें लघु पोषक तत्व कहते हैं। लघु पोषक तत्व कहते हैं। ये पौधों को कम मात्रा में चाहिए। आज हम जो ये बृहत मात्रिक पोषक तत्व है, लघु मात्रिक पोषक तत्व है, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, जो कम मात्रा में चाहिए, इनकी पौधों में क्या भूमिका होती है, पौधों में इनके क्या कार्य होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो अनिवार्य खनिज तत्वों की पादपों में भूमिका। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो ये तीनों तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन्हें अखनिज तत्व भी कहते हैं। अखनिज तत्व भी कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृदा के संयोग से प्राप्त नहीं होते हैं, मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इन तत्वों को अखनिज तत्व भी कहते हैं। कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है।
हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस से प्राप्त होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों अखनिज तत्व हैं, क्योंकि ये तीनों मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं। मृदा से प्राप्त होने वाले तत्वों को खनिज तत्व कहते हैं। इन अनिवार्य खनिज तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन को छोड़कर बाकी के जो 14 तत्व हैं, ये खनिज तत्व हैं जो मृदा के संयोग से प्राप्त होते हैं। ये जो तीनों तत्व हैं, पादपों के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, पादपों की जो कोशिका है, उसके मुख्य घटक होते हैं। ये तीनों तत्व पादपों के जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका के मुख्य घटक होते हैं। पौधों में इन तीनों तत्वों की कभी भी कमी नहीं होती है, क्योंकि मृदा से प्राप्त होते नहीं है, इसलिए इनकी कभी भी पौधों के अंदर कमी नहीं होती है। इसलिए इन तीनों तत्वों के जो न्यूनता के लक्षण हैं, वो भी पौधों में नहीं उत्पन्न होते हैं। न्यूनता या कमी के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। इन तीनों तत्वों की पौधों में ना तो कमी होती है, ना इनके न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगला तत्व देखते हैं, नाइट्रोजन। पौधों के लिए जो नाइट्रोजन का स्रोत है, वो मृदा होती है। नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और लगभग यह 79% पाई जाती है। लगभग यह 79% पाई जाती है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन गैस होती है, उसके जो पौधे होते हैं वो सीधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन गैस की, लेकिन पौधे इसे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मृदा के सहयोग से प्राप्त करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन खनिज तत्वों में रखा गया है। नाइट्रोजन को खनिज तत्वों में इसलिए रखा गया है क्योंकि नाइट्रोजन पौधों को मृदा के सहयोग से प्राप्त होती है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, अमोनियम है, आयनों के रूप में मृदा में से पौधे ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को पौधे मृदा में से, जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, अमोनियम आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन पौधों में मुख्य रूप से जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, इनका मुख्य घटक होता है। नाइट्रोजन पादपों में जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन है, एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है, एंजाइम है, इनका मुख्य घटक होता है। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन
यूरिया से प्राप्त होती है। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन यूरिया से प्राप्त होती है। पौधों को नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इन तीनों तत्वों के अलावा, जैसे कि नाइट्रोजन भी इन तीनों की तरह एक गैसीय है, लेकिन नाइट्रोजन को पौधे मृदा के सहयोग से प्राप्त करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन को खनिज तत्वों में रखा गया है। इन तीनों को अखनिज कहते हैं। जो नाइट्रोजन तत्व होता है, पौधों को इसकी सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता। और पौधों के अंदर सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है जो वृद्धिशील क्षेत्र होते हैं, और जो वृद्धिशील क्षेत्र होते हैं वहां पर द्वितीयक उत्तक होते हैं। द्वितीय द्योतक उत्तक, कलिकाएं, कलिकाएं, सभी जीवित कोशिकाओं, सभी जीवित कोशिकाओं, इन सभी को नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और पौधों को अनिवार्य तत्वों में से सबसे अधिक नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है। जब नाइट्रोजन की कमी रह जाती है पौधों के अंदर, तो उसके कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? न्यूनता के लक्षण। पहला है, नाइट्रोजन की कमी से पौधे असमान रूप से वृद्धि करते हैं। दूसरा है, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनमें हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। हरिमाहीनता का मतलब होता है पर्णहरित नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। हरिमाहीनता, पर्णहरित का नष्ट हो जाना, यह सबसे पहले पुरानी पत्तियों में होता है और फिर उसके बाद में तरुण पत्तियों के अंदर होता है। तीसरा है, पर्णहरित के नष्ट हो जाने से, पर्णहरित के नष्ट हो जाने से एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है। जैसे ही पत्तियों में एंथोसाइनिन वर्णक बनता है तो जो पत्तियां होती हैं वो पीले रंग की या बैंगनी रंग की हो जाती हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं। अगली कमी है कि जो नाइट्रोजन की कमी रहती है पौधों के अंदर, तो पुष्पन क्रिया विलंब हो जाती है। अगला है कि जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है वो भी नाइट्रोजन से प्रभावित होती है, और जो श्वसन क्रिया होती है वो भी नाइट्रोजन से प्रभावित होती है। तो ये न्यूनता के लक्षण हैं। यदि अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है तब भी पौधों में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। अधिक मात्रा के अंदर पौधों के अंदर नाइट्रोजन से जो पुष्पन क्रिया है वो विलंब हो जाती है, जड़ों का विकास है वो कम होता है, बीजों का निर्माण देर से होता है। ये अधिक मात्रा के कारण होता है। अगला तत्व है फास्फोरस। अगला तत्व है फास्फोरस।
फास्फोरस। फास्फोरस कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है। पौधे फास्फोरस को मृदा में से जो अकार्बनिक आयन होते हैं फास्फोरस के, जैसे कि H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस, ये फॉस्फेट आयन है, इसके रूप में ग्रहण करते हैं, के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे मृदा में से जो फॉस्फेट के अकार्बनिक आयन होते हैं, जैसे कि H2PO4 माइनस है वह HPO4 माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों के अंदर जो फास्फोरस का स्थानांतरण होता है वो भी अकार्बनिक रूप में होता है, वो भी अकार्बनिक रूप में होता है। फास्फोरस की जो मात्रा होती है पौधों के अंदर, जो पौधों का शुष्क बहार होता है, उस शुष्क बहार के अंदर 0.2 से 0.8% होती है। पौधों के शुष्क बहार में फास्फोरस की जो मात्रा होती है 0.2 से 0.8% होती है। लेकिन पौधे फास्फोरस को अकार्बनिक फॉस्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं और अकार्बनिक आयनों के रूप में ही पौधों के अंदर फास्फोरस का स्थानांतरण होता है। लेकिन फास्फोरस होता है पौधों के अंदर कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस पौधों में कार्बनिक आयनों के रूप में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अकार्बनिक आयनों के रूप में स्थानांतरण होता है फास्फोरस का और कार्बनिक यौगिकों के रूप में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस मुख्य रूप से पौधों के अंदर जो सह एंजाइम होते हैं, सह एंजाइम इनका निर्माण करता है, जैसे कि NAD है, NAD निकोटिनामाइड एडेनीन डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनीन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक है NADP। NADP का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनीन डाईन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मुख्य संगठन होता है। फास्फोरस पौधों के अंदर जो कोएंजाइम होते हैं, सह एंजाइम
पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन अणुओं का जो मुख्य घटक होता है वो फास्फोरस होता है। फास्फोरस की जब कमी होती है पौधों के अंदर तो उस समय कुछ न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। न्यूनता के लक्षण फास्फोरस की कमी के कारण पौधों के अंदर जो पत्तियां हैं, तना है, में एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है। फास्फोरस की कमी से पत्तियों में, तनों में एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होता है। पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा लक्षण है फास्फोरस की कमी से पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। अगला है ऐदा का विकास कम होता है। ऐदा का विकास कम होता है। ऐदा का विकास कम होता है। अगला लक्षण है फास्फोरस की कमी से पौधों के जो संवहन उत्तक होते हैं वो कम विकसित होते हैं। फास्फोरस की कमी से जो पौधे होते हैं वो बौने रह जाते हैं। पौधे बौने रह जाते हैं। फास्फोरस की जब कमी होती है पौधों के अंदर, अधिक कमी हो जाती है तो फलों के अंदर, पत्तियों के अंदर उत्तकशय क्षेत्र बन जाते हैं। उत्तकशय क्षेत्र बने जाते हैं। फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये तीन तत्व ऐसे हैं जिनकी पौधों को बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए इन तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों तत्व ऐसे हैं जिनकी पौधों को बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इनको क्रांतिक तत्व कहते हैं। और इनकी जो मात्रा होती है मृदा में वो भी बहुत कम रहती है और इनकी आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, दोनों तत्वों के हमने न्यूनता के लक्षण देखे। फास्फोरस को दोबारा से देखते हैं। फास्फोरस मृदा में कार्बनिक तथा अकार्बनिक, फास्फोरस मृदा में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है। फास्फोरस को जो पौधे होते हैं मृदा में से, जो अकार्बनिक आयन होते हैं, अकार्बनिक आयन जैसे कि H2PO4- है, HPO4- है, ये फास्फोरस के अकार्बनिक आयन होते हैं। इन्हें पौधे मृदा में से ग्रहण करते हैं। फास्फोरस को जो पौधे होते हैं मृदा में से अकार्बनिक आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों के अंदर जो फास्फोरस होता है, जो पौधों का शुष्क भार होता है, पौधों का जो शुष्क भार है उसके अंदर 0.2 से 0.8% फास्फोरस की मात्रा होती है। पौधों का शुष्क भार हमने इस चैप्टर के शुरू में ही
बात की थी कि जब पौधों का संपूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है, पादप भस्म विश्लेषण विधि के अंदर हमने पढ़ा था कि जब ताजा पौधे को हमें ओवन के अंदर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर 1 से 2 दिनों तक गर्म करते हैं तो संपूर्ण पौधे का निर्जलीकरण हो जाता है। तो निर्जलीकरण होने के बाद में जो पौधा होता है बिल्कुल सूख जाता है, उस पौधे को शुष्क भार कहते हैं। तो उस शुष्क भार के अंदर 0.2 से 0.8% फास्फोरस की मात्रा होती है। पौधों के अंदर जो फास्फोरस का संवहन होता है, फास्फोरस का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण का मतलब है फास्फोरस का जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना, पत्तियों से फलों तक। तो जो स्थानांतरण होता है फास्फोरस का पौधों के अंदर वो अकार्बनिक रूप में होता है, लेकिन जो फास्फोरस होता है वो पौधों के अंदर कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस पौधों के अंदर मुख्य रूप से जैसे कि सह एंजाइम है, NAD है, NADP है, ATP है, अणुओं का निर्माण करता है। NAD इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार के जो अणु होते हैं पौधे के अंदर वो फास्फोरस के कारण बनते हैं, यानी कि इन अणुओं का जो मुख्य घटक होता है वो फास्फोरस होता है। जब पौधों के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उस समय कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे पहला लक्षण है जो पत्तियां हैं, तना है, उनमें एंथोसायनिन वर्णक बनता है। एंथोसायनिन जो वर्णक होता है उसके कारण तना, पत्तियां, इनके अंदर गुलाबी रंग के, बैंगनी रंग के या पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों में हरिमानीयता उत्पन्न हो जाती है। हरिमानीयता का मतलब होता है पर्णहरित का नष्ट हो जाना। पत्तियों के अंदर पर्णहरित पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ऐदा का विकास कम होता है। ऐदा संवहन ऊतकों में पाई जाती है। ऐदा संवहन ऊतकों में पाई जाती है। और संवहन ऊतक कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के मध्य पाई जाती है ऐदा। और जब ऐदा का विकास होता है तो जो तना होता है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, उसका व्यास बढ़ जाता है, तने का व्यास बढ़े जाता है। लेकिन फास्फोरस की कमी से जो ऐदा होती है उसका विकास कम होता है। संवहन ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, वो सक्रिय कम रहते हैं। संवहन ऊतक सक्रिय कम रहते हैं। अब संवहन ऊतक जैसे कि जाइलम है जो जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उन्हें पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो संवहन जो ऊतक होते हैं वो फास्फोरस की कमी में कम क्रियाशील रहते हैं। फास्फोरस की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं। फास्फोरस की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं। अगला है छठा न्यूनता का लक्षण। फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास तो कम होता है जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। लेकिन फास्फोरस की अत्यधिक कमी से जो पत्तियां होती हैं, फल
उनमें उत्तकक्षय बन जाते हैं, उत्तकक्षय क्षेत्र बन जाते हैं। यानी कि कुछ जगह पर पत्तियां और जो फल होते हैं उनके उत्तक नष्ट होने लगते हैं, जिससे पत्तियां और फल खराब होने लगते हैं। तो ये फास्फोरस की कमी के लक्षण थे। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।